दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। हमारा क्लास 11 का एक टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था ऑसिलेशन, दोलन गति। और आज हम उसमें पढ़ेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं रमेश जैन आपका इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम, ये आप लोगों ने पहले जो घड़ी आती थी बॉल की यानी दीवार की जो घड़ी आती थी उसमें एक इस तरह का बॉब लगा रहता था। ठीक है, और ये चारों तरफ घड़ी में कांटे में चलता रहता था। तो इस तरह से जो घड़ी रहती थी उसमें जो बीच में जो बॉब लगा होता था इसको हम लोग बोलते थे, ये था आपका सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल था। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का। तो आज हम इसको समझेंगे कि किस तरह से हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला था टाइम पीरियड का, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला था t बराबर से 2 पाई अंडर रूट, यहाँ से अपन निकालते थे पहले m अपॉन k। एक ये फॉर्मूला रहता था। इसके अलावा t के कुछ दूसरे फॉर्मूले थे। t बराबर से 2 पाई अपॉन ओमेगा से भी हम लोगों ने निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल पेंडुलम में जो जब भी आपको इस टाइप की न्यूमेरिकल आए सिंपल पेंडुलम के और उसको आपको टाइम पीरियड निकालना रहेगा तो आपको मेनली 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि जो आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसमें आपको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी x बराबर से 0 की कंडीशन निकालेंगे। फिर आपको उसमें क्या करना है, x डिस्टेंस उसको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करना है तो उससे क्या होगा, SHM स्टार्ट हो जाएंगे। जो SHM स्टार्ट हो जाएगा तब आपको उसमें एक फोर्स निकालना है F इजिकल टू KX। ठीक है, जब आपका F इजिकल टू KX या माइनस KX वाला इक्वेशन निकल जाए तो फिर आपको उसमें फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आप कई तरह से निकाल सकते हो। ओमेगा स्क्वायर बराबर से k/m, यानी यहाँ पर ओमेगा बराबर से अंडर रूट k/m से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जो लास्ट काम होगा t बराबर से 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखकर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतने काम आपको करने हैं। या फिर आप t बराबर से 2 पाई अपॉन ओमेगा में ये वैल्यू रख दें यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले पेंडुलम के बारे में देखते हैं। तो पेंडुलम क्या है फ्रेंड्स, पेंडुलम में हमेशा याद रखिए कि पेंडुलम एक सस्पेंशन पॉइंट जो रहता है, यहाँ पर एक सस्पेंशन पॉइंट होना चाहिए। सस्पेंशन पॉइंट से एक कोई रोप लगी होनी चाहिए। रोप, एक रोप है, ये एक रोप है। और ये रोप हमेशा ध्यान देना कि इलास्टिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब खींचने बहुत ज़्यादा ना खींचे, यानी इन इलास्टिक, सॉरी, ज़्यादा ना खींचे। और वेटलेस होने चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। हालांकि ये इमेजिनेशन है लेकिन हम मान के चलते हैं लाइट वेट हो, मासलेस हो, वेटलेस हो, इनइलास्टिक हो, एक रोप हो और उससे एक मासलेस बॉब, ये भी है, ये मासलेस बॉब जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में 3 चीजें होती है। एक होता है सस्पेंशन पॉइंट, एक होता है रोप और एक होता है बॉब। ठीक है,
और इसमें जो लेंथ होती है जो रोप की यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो L होती है, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं कि इसमें एक वेट तो थोड़ा बहुत काम करेगा, वो नीचे की तरफ काम करेगा। अच्छा, अब क्या करना है कि आपको ये जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा सा बॉब को क्या करना है, उसको मीन पोजीशन मिल गई। अब मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और डिस्प्लेस करके आपको क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है। तो यदि हम मान लेते हैं कि ये जो x डिस्टेंस यदि हमने इसको डिस्प्लेस किए तो क्या होगा, ये दोनों तरफ जैसे जैसे हम डिस्प्लेस करेंगे और यहाँ से जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेविटी नीचे की ओर ग्रेविटी लगती है और ये ग्रेविटी इसको खींचेगी। तो जैसे जैसे खींचेगी तो क्या होगा, ये बीच में इन्हें मीन पोजीशन में आने लगेगा। मीन पोजीशन में आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पर फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाने लगेगा, यानी यहाँ पर फिर दूसरे एक्सट्रीम पर चला जाएगा। दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से फिर ये दोबारा ग्रेविटी इसको क्या होगा, फिर मीन पोजीशन की तरफ चलने लगेगी। मतलब यहाँ पर SHM स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से जो सरल आवर्त में एक दोलन गति होने लगेगी। अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ये इस तरफ से हमने, अच्छा एक बात, यदि आपने इसको ज़्यादा दूरी तक क्या किया, इसको घुमाया, ज़्यादा दूरी तक इसको ले गए तो ऐसे में क्या होगा, ये एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एंगल यदि बहुत बड़ा हो गया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एक सर्कुलर मोशन ही हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन ना हो इसलिए आपको क्या करना है कि इस पूरे की पूरे सिंपल पेंडुलम को बहुत माइनर, बहुत छोटे एंगल से इसको डिस्प्लेस करना है, ठीक है। ये एंगल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक, बहुत कम एंगल होना चाहिए। तो बहुत कम एंगल होगा तो ही ये क्या होगा कि ये सिंपल पेंडुलम होगा, अदरवाइज तो ये सर्कुलर मोशन में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैंने बोला यदि इसमें हेवी एंगल होगा, यदि हेवी एंगल होगा तो इट इज सर्कुलर मोशन होगा, ये SHM होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। याद रहेगा ये फ्रेंड्स, एंगल बहुत बड़ा है, हाई है तो ये सर्कुलर मोशन, और यदि एंगल बहुत छोटा है तो ये SHM। अच्छा, SHM। अब इसमें फोर्स कौन कौन से लगेंगे, तो देखो मैंने ये बोला कि इसको हम थोड़ी दूर तक लेकर डिस्प्लेस किए, मीन पोजीशन से मान लो कि आपने x डिस्टेंस ले गए, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है L मान लो, तो इसके ऊपर नीचे की ओर एक क्या लगेगा, फोर्स यानी वेट लगेगा mg। अब ये जो mg लगेगा, देखो यहाँ पर हमने थीटा डिस्प्लेस की है, तो यदि हम इस पूरे को क्या मान लें, स्ट्रेट लाइन मान लें, तो ये इस mg को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ना, फिर से ये आपका फोर्स है, ये नीचे mg है, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट तो ये हो गया। तो चूंकि यहाँ पर कितना एंगल है, थीटा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा एंगल, थीटा। तो ये एंगल थीटा आएगा तो ये mg है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। तो देखो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जब हमने दो पार्ट में बांट दिए तो इस mg को लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो अब mg cos थीटा क्या करेगा, ऊपर की ओर जो टेंशन फोर्स उसको बैलेंस करेगा, और mg sin थीटा क्या करेगा, इसको बीच मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। फिर से देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये एक सस्पेंशन पॉइंट है, यहाँ से एक बॉब लटका है, हमने क्या किए, उस बॉब को थोड़ा सा दूर ले गए, तो हमने देखे कि यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है, तो ये नीचे की ओर एक वेट काम कर रहा है mg, तो ये भी क्या हुआ, एंगल थीटा हुआ। तो ये ऊपर की ओर एक टेंशन फोर्स t काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा।
तो एम जी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, यानी टी बराबर से लिखना पड़ेगा एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा किस क्या करेगा, उस पेंडुलम को मीन पोजीशन पे लाएगा, यानी एम जी साइन थीटा। तो ये फोर्स समझ गए फ्रेंड्स इसमें। तो ये जो दो फोर्स है मैं यहाँ पर एक और एक दो, तो जो टेंशन फोर्स है वो एम जी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा, एम जी साइन थीटा जो है उसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा और वो दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, इसको इस तरफ ले जाएगा यहाँ पर। तो अब इसमें जो एक फोर्स है हमारा, ये तो कट गया टी फोर्स एम जी कॉस थीटा से, जो एम जी साइन थीटा है जो कहाँ लाएगा इसको मीन पोजीशन की ओर लाएगा। अब इसको हम लोग देखो फोर्स हमने डिस्प्लेस कहाँ किया, इसको ऊपर की ओर, ध्यान से देखो हमने डिस्प्लेस किया इसको ऊपर की ओर, और फोर्स कहाँ ला रहा है, बीच में। इसका मतलब है कि इसके बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अच्छा, आपको मैंने बोला कि साइन थीटा जो है वो बहुत कम होना चाहिए, इज लो, ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। तो हम साइन थीटा को किसके बराबर मान सकते हैं, थीटा के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। और एक बात बताओ, यदि हमने इसको बहुत लो डिस्टेंस को हमने क्या किया, इसको छोड़े है ना, तो इसका मतलब धीरे धीरे हम ये नहीं मान सकते कि ये एक सर्किल का पार्ट है, और यदि ये सर्किल का पार्ट है तो ये एल हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये थीटा हो गया। तो एंगल बराबर से क्या होता है, एंगल बराबर से होता है आर्क अपन लेंथ है। ये देखो ये आर्क हो गया और ये आपकी लेंथ हो गई। तो थीटा बराबर से क्या हो गया आपका एक्स अपॉन एल। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एफ बराबर से माइनस एम जी साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिए, और एफ बराबर से माइनस एम जी और थीटा की जगह क्या लिख दिया, एक्स अपॉन एल लिख दिया। अच्छा, क्या ये जो है ये वाला जो इक्वेशन है ये f इज इक्वल टू के एक्स के कंपैरिजन में नहीं आ रहा है, उसी की तरह है ना ये, क्योंकि सिंपल पेंडुलम यदि है तो एसएचएम कर रहा है तो ये फॉर्मूला तो सही होगा, क्योंकि उसको यही तो फोर्स होता है जो उसको एसएचएम कराता है। तो इसका मतलब है कि माइनस के एक्स बराबर से माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। तो एक्स से एक्स कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी अपॉन एल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या रहता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड बराबर से होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ रख दो, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन एल, एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो m से m कट गया, तो आपका वैल्यू कितनी आ गई, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यही है हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए किसका फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अच्छा, एक बात देखते हो, टाइम पीरियड जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो लेंथ पर और दूसरा जी पर, ठीक है, ग्रेविटी से यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर यानी गुरुत्वीय त्वरण पर। लेकिन कहीं पर भी जो है टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, ये जो है डू नॉट डिपेंड ऑन मास। मतलब जो हमने यहाँ पर ये बोले कि टाइम पीरियड जो है, देखो यहाँ पर समझो, चाहे ये यहाँ पर ½ kg का यदि ये बॉब हो, और यदि ये यहाँ पर मान लो कि 1 ग्राम का यदि मान लो कि कोई बॉब हो, तो क्या दोनों को यदि इक्वल डिस्प्लेस किया जाए तो क्या इसका टाइम पीरियड में अलग अलग आएगा कि ये भारी है तो ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा और ये हल्का है तो बहुत धीमी धीमी ऑसिलेट होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों इक्वल टाइम ही लेंगे ऑसिलेट होने के लिए। क्लियर हो गया? क्योंकि टाइम पीरियड कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरा, ये जो रॉप है ये लेंथ यदि बढ़ा दे, मतलब यदि यहाँ पर हमने और लेंथ बढ़ा दिए, सपोज करो ये और लेंथ बढ़ा दिए, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? अब देखो, यदि इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, ध्यान देना, यदि इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि वो उसको मीन पोजीशन तक आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जी का मान बढ़ाने पर क्या होगा, यानी जब यदि मान लो कि सपोज करो, हालांकि जी एक पॉइंट पर फिक्स होती है,
यदि आपने जी कब बदलता है, जब आप यानी सरफेस से यानी अर्थ से ऊपर जाओ या अर्थ से नीचे जाओ, या कभी आप जैसे मान लो कभी अर्थ का, कभी आप पोल पर कर रहे हो या फिर मीन पोजीशन पर कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है जी का। तो यदि जी के मान में आपने बढ़ा दिए, इन्हें आपने जी का मान यदि बढ़ा दोगे तो जी जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, जी ही तो नीचे लाता है। यदि जी की वैल्यू बढ़ गई तो वो एकदम से नीचे लाएगा उसको। देखो जी जो है ये इसको कहाँ लाता है, मीन पोजीशन पर लाता है। तो मीन पोजीशन पर यदि जी का मान बढ़ गया तो जल्दी जल्दी आएगा। तो यदि जी का मान बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बीच में ऑसिलेट होने लगेगा। अच्छा, जी का मान यदि घट गया तो क्या होगा, जी का यदि घट गया तो अब नीचे लाने वाला फोर्स खत्म हो गया या कम हो गया, तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। ये याद हो गया। तो T प्रोपोर्शनल टू L होता है और T प्रोपोर्शनल टू 1/G होता है। चलिए, ये मैंने आपको बताया कौन कौन से फैक्टर जो है इसको डिफाइन करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब एक अक्सर एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि ये इसमें ये बोला जाता है कि एक कोई मान लो कि झूला है और झूले पर मान लो कोई एक बच्चा है जो है खड़ा है, ठीक है, और एक यदि मान लो कि वो बच्चा इनकेस यहाँ पर क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है, ठीक है। तो बैठ जाता है तो ये जो झूले का जो टाइम पीरियड है वो क्या उसमें चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिंग पोजीशन में है और यहाँ पर ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये है जो झूला है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उस बच्चे की बॉडी का सेंटर होगा। जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बच्चे की बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। जब बच्चा खड़ा रहेगा तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसकी जो लेंथ है वो बॉब का सेंटर बन जाएगा। तो उसका जो पेट है जहाँ तक आ रहा है वो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ बन जाएगी। उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो उसकी बॉडी के सेंटर तक होगी। लेकिन जब वो बैठ जाएगा तो उसका जो पेट है वो नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ये इतनी बढ़ जाएगी। तो जब सिटिंग पोजीशन में क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सिटिंग पोजीशन में जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो बढ़ जाएगी यानी, और जबकि स्टैंडिंग पोजीशन में लेंथ थोड़ी घट जाएगी, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में जो लेंथ है वो घट जाएगी। तो स्टैंडिंग में घट जाती है, सिटिंग में बढ़ जाती है। तो हमें तो पता है कि T जो है वो L के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वो बैठा रहेगा तो L बढ़ जाएगा, L बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे वो खड़ा होगा तो क्या होगा कि उसकी लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड भी घट जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि मतलब वो जैसे बैठेगा तो बैठने से क्या होगा कि लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाने से उसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है ना। और जैसे खड़ा होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, उसकी लेंथ घट जाएगी, लेंथ घट जाने से वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट होने लगेगा, ठीक है। चल, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार क्या रहता है कि हमें एक लिफ्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो लिफ्ट वाले क्वेश्चन में हम 3 टाइप की जो केसेस हो सकते हैं वो हम समझते हैं। देखो क्या रहता है कि मान लो कि कोई एक जो लिफ्ट है वो नीचे जा रही है, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि कोई जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन ए से। और मान लो कि एक जो लिफ्ट है वो भी नीचे ही जा रही है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के बराबर है। तो इसके जो टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा, इन तीनों के टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएगा, तो अपने को ये समझना है। मान लेते हैं कि कोई लिफ्ट यदि नीचे जा रही है तो ये क्या होगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा और इसमें मान लो कि कोई एक पेंडुलम रखा हुआ है। तो क्या होगा जब ये नीचे जा रही है, ठीक है, जब ये नीचे जा रही है तो इस पर एक जो फोर्स है वो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो उसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऊपर की ओर लगता है और नीचे की ओर एक जो वेट mg काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, इसकी जो g इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी g - a आ जाएगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है
2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, तो जी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, जी माइनस ए, मतलब जी की वैल्यू घट गई, और जी की वैल्यू यदि घट गई यानी जो नीचे लाने वाला फोर्स है वो घट गया, तो क्या होगा, ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि लिफ्ट नीचे आ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अच्छा, यदि मान लो कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, यदि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर काम करेगा, और ऑलरेडी यहाँ पर mg भी नीचे की ओर ही काम करेगा। मतलब है इसका जो जो एक्सेलरेशन है जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी जी प्लस ए होगा, यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें प्लस हो रहा है, और यदि जी की वैल्यू बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट जाएगा। इसका मतलब है कि जो है इसको नीचे लाने वाला फोर्स बढ़ेगा तो वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट होने लगेगा, मतलब टाइम पीरियड घट जाएगा। ठीक है, चले तीसरा केस जो है, यदि नीचे जा रही है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, जब ये नीचे जाती है तो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन ऊपर की ओर काम करता है, जबकि जो mg है वो नीचे की ओर काम करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो जी इफेक्टिव है, जो जी इफेक्टिव है क्या हो जाएगा, वो जी माइनस ए हो जाएगा। और चूंकि हम बोल रहे हैं कि ए की वैल्यू जी के बराबर है, मतलब जो जी इफेक्टिव है वो जी माइनस जी हो जाएगा, तो जी से जी कट जाएगा, मतलब जो जी इफेक्टिव है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जी इफेक्टिव की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 0, मतलब जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड का मतलब कि जो नीचे जब ग्रेविटी खत्म, तो ग्रेविटी ही तो उसको नीचे लाती है। इसका मतलब है कि जो पेंडुलम में नीचे है वो यहाँ पर देखो ये जल्दी जल्दी कर रहा था, अब ये क्या होगा, इतने स्लो मोशन में जाएगा कि जाएगा ही नहीं, मतलब जो जहाँ है आपने यदि डिस्प्लेस करके रख दिए, यदि आपने इतनी दूर डिस्प्लेस करके रख दिए तो ये यही रहेगा, नीचे नहीं लाएगा, क्योंकि नीचे लाने वाला फोर्स क्या था, इसका जी था, जी है नहीं, मतलब जो है ये एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रेविटी काम नहीं करेगी, कोई एसएचएम नहीं होगा, मतलब यदि वो पेंडुलम ऊपर गया तो ऊपर ही लटका रह जाएगा, यदि आपने इसको टोटल ऊपर करके छोड़ दिया तो भी ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा वहां पर ऑसिलेशन, कभी वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीनों से इस तरह से फर्क पड़ता है ना। फिर से आप याद कर ले, यहाँ पर यदि मान लो कि ये पेंडुलम यदि ऊपर की ओर जाएगा, यदि ऊपर की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा कि ऐसे में जो जी इफेक्टिव है, जो जी इफेक्टिव यदि ऊपर की ओर मोशन देता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, यदि ग्रेविटी यदि बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जी के बढ़ने से टाइम कम हो जाता है। यदि ये नीचे की तरफ मोशन में है, ठीक है, तो ये पेंडुलम क्या होगा, जैसे यदि नीचे चलेगा तो जो जी इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस जी हो जाएगा, और यदि जी बढ़ गया यानी जी यदि घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब ये बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट होने लगेगा। ठीक है, और यदि मान लो कि यदि ये नीचे की ओर जा रहा हो और ए की वैल्यू यदि जी की वैल्यू के बराबर हो तो क्या होगा, तो यदि कहाँ जा रहा हो, ये नीचे की ओर जा रहा हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, लेकिन ए बराबर जी हो तो ए बराबर जी यानी जी माइनस जी हो जाएगा, तो यानी जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रखें फ्रेंड्स। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में ये दिए गए फ्रेंड्स आपको एक T1 टाइम पीरियड का एक सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है, सिंपल पेंडुलम जो T1 टाइम से वो मोशन में है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि इफ सस्पेंशन पॉइंट, जो इसका सस्पेंशन पॉइंट है उसको मूव अपवर्ड होता है, मूव अपवर्ड, यदि हम उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसका जो इक्वेशन है y बराबर से के एक्स स्क्वायर के हिसाब से, यदि हम उसको y बराबर से के टी स्क्वायर,
के हिसाब से यदि हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है ऊपर की ओर, जहाँ k इजिकल टू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो आपको बताना है कि नया टाइम पीरियड क्या होगा, यानी t2 आपको बताना है और t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर भी बताना है। ठीक है, चलिए यदि आपको एक्चुअल में t2 टाइम पीरियड नहीं बता के आपको t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर बताना है, तो समझते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एक आपको यहाँ पर एक पेंडुलम दिया गया है और ये एक जो पेंडुलम है यहाँ पर इसको ऊपर ले जाया जा रहा है, तो ये एक पेंडुलम है यहाँ पर और ये दूसरा पेंडुलम है यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम में जो t1 है वो कितना है आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, और यहाँ पर जो t2 टाइम पर है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अब जी इफेक्टिव जो है वो आपको बदल जाएगा, मैं जी डेस लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो जी है वो तो कोई बात ही नहीं है, सेकंड टाइम क्या है जी डेस हो गया, तो जी डेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आपको ये देखना है। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या दिया गया है के टी स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप के की तो वैल्यू रख दो, तो y बराबर से कितना आ गया आपका टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपका इसको वेलोसिटी निकालो तो क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं अपन, मतलब ये आ जाएगा आपका 2t। ठीक है, और यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो ए बराबर से क्या होता है डी वी अपॉन डी टी, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका अब एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर देखो, अब हम ये कहाँ ले जा रहे हैं, इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं अब ऊपर की ओर। यदि ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसका जो इफेक्टिव जो लेंथ होगी यानी जी इफेक्टिव होगी वो कितनी होगी g प्लस ए, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन देखो यदि ऊपर ले जाएंगे तो ए भी नीचे काम करेगा और एम जी भी नीचे काम करेगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे जी इफेक्टिव। तो देखते हैं यहाँ पर जी डेस की वैल्यू मतलब जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो T1 बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन यहाँ पर जी का मान 10 मान लेते हैं। ठीक है, और T2 बराबर से अंडर रूट एल अपॉन, अब यहाँ पर जी इफेक्टिव 10 प्लस कितनी हो गई होगी, यानी यहाँ पर मैं एक बार 10 प्लस जी प्लस ए लिख देता हूँ, फिर T2 बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 10 प्लस 2 हो गया, T2 बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो T1 अपॉन T2 बराबर 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, ये पहले वाले का L अपॉन 10 आ जाएगा और सेकंड वाले का 12 अपॉन L आ जाएगा, सॉरी L से L कट जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 12/10 आ जाएगा, यानी 6/5। ठीक है, 6/5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है। दूसरे को ये कार है, इस कार को हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ए स्पीड से आगे ले जा रहे हैं और इसमें बीच में एक क्या है एक पेंडुलम लटका हुआ है। तो यदि ए एक्सेलरेशन से यदि हम ले जा रहे हैं तो इसके जो टाइम पीरियड पर क्या चेंजेस आएगा, मतलब वो बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको बताना है कार यदि चल रही है ए स्पीड से यानी ए एक्सेलरेशन से, तो इसके टाइम पीरियड पर क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये लगातार कार के अंदर तो चलता रहेगा। देखो यदि ये ए स्पीड से इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा यानी वो पीछे की ओर होता है। ठीक है, और नीचे की ओर हमेशा क्या होता है जी काम करता है नीचे की ओर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा यही होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का मीन कोएफिशिएंट भी आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल यदि बन गया तो ये जी हो गया, ये ए हो गया, ये जी हो गया, ये ए हो गया, तो इसका जो जी इफेक्टिव होगा यदि यहाँ पर मैं जी इफेक्टिव मान लेता हूँ, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव बराबर से होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जी इफेक्टिव बराबर से अंडर रूट क्या निकलेगा आपका जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लो। यदि t बराबर से 2 पाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। देखो तो इसका मतलब है कि g बढ़ गया, तो g के बढ़ जाने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब वो जो कार के अंदर जो है वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा ना। अब वो किस स्पीड से चल रही है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसका कितना इसकी लेंथ है वगैरह आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक जो कार है फ्रेंड्स वो ऐसे सर्कुलर यानी एकदम गोल घूम रही है, गोल पथ पर चल रही है। ठीक है, राउंड पर यहाँ पर एक कार चल रही है। ठीक है, अब जब ये अंदर की ओर चल रही है तो आपको ये बताना है कि इसमें भी एक क्या है, पेंडुलम लटका हुआ है। तो जो पेंडुलम लटका हुआ है तो उसके पेंडुलम जो ऑस्किलेशन है वो बढ़ेगा घटेगा, टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जब ये कार इस तरह से चल रही है तो जब भी ये सर्कुलर पाथ में चल रही है तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में तभी चल सकती है जब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है यानी अभिकेंद्री त्वरण लगता है या अभिकेंद्री बल लगता है, यानी v²/g। इस पर एक हमेशा एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये अंदर की ओर लगेगा तो इसका मतलब है कि इस पर हम एक्सेलरेशन की बाहर की ओर, और हमें पता है कि इस पर एक जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वो तो जी तो नीचे की ओर लगेगा ही लगेगा, ये तो हमेशा लगता है। तो ये हो गया आपका क्या, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा जी। और इसका इफेक्टिव कहाँ से निकालेंगे, इफेक्टिव इन दोनों के बीच में निकलेगा। ठीक है, तो जी इफेक्टिव बराबर से यानी यहाँ जी डैश मान लो या जी इफेक्टिव मान लो, तो जी इफेक्टिव बराबर से दोनों का क्या निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया। तो जी सेंट्रीपेटल स्क्वायर बराबर प्लस जी स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव बराबर से क्या होगा, ए सी की वैल्यू क्या आएगी, सेंट्रीपेटल की आएगी v²/g आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर होता है तो ये v की पावर कितनी आ जाएगी 4 अपॉन कितना आ जाएगा g की पावर 2 प्लस जी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t बराबर से 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी की वैल्यू कितनी है v की पावर 4 जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब चाहो तो आपको इसकी पूरी की वैल्यू हो तो आप इसको वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं, बट इतना तो तय है कि जी इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, मतलब वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट होने लगेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक आपका एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है इस तरह से। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक यहाँ पर कोई व्हीकल चल रहा है। ठीक है, अब ये व्हीकल चल रही है, इस पे बीच में भी एक क्या लगा हुआ है, एक पेंडुलम लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका जो इंक्लाइंड एंगल जो है वो थीटा है। इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है और एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपको एक्सेलरेशन आपको जो दिया गया है वो है आपको a sin थीटा। कितना दिया गया है, जी साइन थीटा, ए बराबर दिया गया जी साइन थीटा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसके एक्सेलरेशन पर यानी इसके जो ऑसिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सिंपल है कि जब ये नीचे की ओर इस तरह से मूव करेगा तो ये mg कहाँ काम करता है, हमेशा नीचे की ओर काम करता है। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो यदि ये एंगल है थीटा एंगल है तो ये कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा हो गया। यदि ये mg हो गया तो ये आपका mg cos थीटा हो गया, यदि mg cos थीटा हो गया तो ये mg sin थीटा हो गया। अब आपको ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन दिया गया है, वो क्या दिया आपको g sin थीटा, क्योंकि जब नीचे आएगी तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m हटा दे तो यहाँ पर देखो एक बात, ये m हटा दिया मैंने, यानी यहाँ पर क्या है g sin थीटा,
तो जी साइन थीटा ने जी साइन थीटा का तो कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या आपके पास, जी कॉस थीटा। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और आपका जो इफेक्टिव लेंथ, जो इफेक्टिव जो ग्रेविटी आई है वो आपकी आई है जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जी कॉस थीटा। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो कॉस थीटा की अब कौन सी वैल्यू आती है वो यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है कि यानी कोई ना कोई वैल्यू तो कम आई होगी, क्योंकि जी की मैक्सिमम वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 1 होगी यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू। तो मान लो 90 पर 0 पर जा रहा होगा तो ये 1 आएगा, अदरवाइज तो ये जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो टी बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत स्लोली मोशन करने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।